अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये तो मैं आपको टीवी पे गुड मॉर्निंग करती हूँ, लेकिन जब आप सुबह सो के उठते हैं या आप जब भी बचपन में, अपनी जवानी में, अपनी किसी भी उम्र के फ्रेम में जब आपकी अम्मी आपके साथ रहती थी, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई हुई थी, तो सबसे पहले जो गुड मॉर्निंग की आवाज़ होती थी वो उनकी ज़ुबान से, उनके मुंह से आप सुन पाती थी। और अम्मी का उठाना सुबह सुबह चिड़चिड़ाहट तो होती थी, लेकिन बस अम्मी से अगर हग कर लें, लिपट जाएं, तो सारी नींद भाग जाती थी। कभी अम्मी प्यार से उठाती थी, कभी अम्मी डांट के उठाती थी। ये जो माँ है ना, ये बड़ी खट्टी मीठा रिश्ता होता है हमारा इस रिश्ते से। और वो इस तरह कि कभी सख्ती है, कभी नरमी है, कभी गर्मी है। हमें ये पता है कि ये वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जो कभी हमारे लिए नेगेटिव नहीं हो सकती। चाहे हम कोई भी गुनाह कर लें, चाहे हम कोई भी गलती कर लें, वो हमसे दिल से नफ़रत कर ही नहीं सकती। यहाँ तक कि हम उसे कितनी दफ़ा तकलीफ़ पहुँचाते हैं, कभी अपनी ज़बान से, कभी अपनी रवैयों से, कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कभी अपना ख़याल ना रखे, मगर फिर भी हमारी माँ की मोहब्बत में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आता। पूरी दुनिया में जितनी भी सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें जब मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो सेलिब्रेशन पता नहीं क्यों दिल से सच्ची लगती है। बाकी सालगिरहें, एनिवर्सरीज, वैलेंटाइंस वगैरह वगैरह सब ऊट पटांग लगता है, लेकिन ये जो मदर्स डे है ये पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। और दिल चाहता है कि ऐसे और भी दिन सेलिब्रेट किए जाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था या होता है बहुत सारे घरों में कि माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन क्योंकि कमा के बाप लाता है तो सारी जो फेवरेटिज्म है वो उस तरफ चली जाती है। माँ बग़ैर तनख्वाह के सुबह से लेकर रात तक घर के और बच्चों के और फैमिली के काम कर रही होती है, मगर कभी कभार माँओं को वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त जिसकी वो जो डिज़र्व करती हैं, जिसकी वो हकदार हैं, नहीं मिलती उन्हें। और इसीलिए ये बावर कराने के लिए कुछ ऐसे शोज़ कराना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो कि माँ की अगर आप कीमत का, माँ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे खुद से, तो आपको कोई दूसरा आपके दिमाग का दरवाज़ा खटखटाए और ये बोले कि ये जो तुम बेशकीमती चीज़ की जो वो कहते हैं ना बेकदरी कर रहे हो, वो बहुत गलत कर रहे हो। सो इसीलिए हमने आज इस इंट्रो के बाद हमने एक पूरा शो डिज़ाइन किया है जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हो सकता है उस तरह के बच्चे, उस तरह की औलाद आपके ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द हो जो अपनी माँओं की कदर नहीं करते और उनके साथ पता नहीं क्या क्या मज़ालिम करते हैं। माँ वो है जो बीमार होगी लेकिन दुआओं के लिए हाथ आपके लिए उठाएगी। माँ वो है जिसकी खुद की नींद पूरी नहीं हुई होगी, आप बुखार में होंगी या होंगे और वो आपको पंखा झल रही होगी, वो अपनी नींद की, अपनी भूख की, अपनी सेहत की परवाह किए बग़ैर बस मगन हो जाती है अपनी उस औलाद में। और ये उसके लिए दिल में मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से डाली जाती है। और अल्लाह ताला ने भी अपने किताब में यही फरमाया है कि माँओं का दर्जा इतना बुलंद है कि उसके पैरों तले जन्नत है। ये किसी और शख्सियत के बारे में नहीं कहा गया हमारी इस किताब में, बल्कि माँ के लिए डिफ़ाइन ये किया गया है। तो आज हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ तो होंगे जिन्होंने अपनी माँओं की कदर की है और कर रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको ये बताएंगे कि जब माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या खोया है। कुछ ऐसी माएँ भी होंगी, कुछ ऐसी दुखी माएँ भी होंगी जिनको जो मिलना चाहिए था अपनी औलाद से वो उनको नहीं मिल पाया। क्या मांगती हैं वो? इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, तवज्जो, जो सारी उम्र उन्होंने आपको दी, अपनी औलाद को दी। अपने करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना आराम, अपना चैन, अपना सुकून, किसी भी चीज़ की परवाह किए बग़ैर बस वो आपके लिए साया बनकर, सपोर्ट बनकर,
दीवार बनकर खड़ी रहीं और हमेशा मरते दम तक खड़ी रहेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज मेरे पास यहाँ इस शो पे मौजूद हैं जी फ़ायज़ा गिलानी। इस वक्त बड़े दिनों बाद हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब दूसरी दफ़ा आई है ना मेरे शो पे, या तीसरी दफ़ा? मैं यार भाई की स्क्रीन पे कोई 10 साल में दूसरी दफ़ा आपके शो पे नॉट फेयर। हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब आएंगी ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ फैज़ान शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब अच्छी बात करनी होती है ना, मैं सुबह सुबह फिर हम उनको जगाते हैं कि आइए ज़रा कुछ, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है आदमियों के मुंह से अच्छी बातें सुनना सुबह सुबह। ये जिम्मेदारी हो जाती है मेरे ऊपर। हाँ, हम इनकी जिम्मेदारी। और देखिए ना, आज ये बाकायदा अगर हमने कहा कि मदर्स डे के ऊपर या मदर्स डे आने वाला है, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसके ऊपर शो करें, तो उन्होंने कलर चूज किया है माओ का। I made sure. है ना? Yes. हाँ, Men should also understand. यस, Absolutely. बिल्कुल। और हमारे साथ जाहिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है लोगों को थेरेपी की, ताकि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सके। सो मेरे पास राबिया फ़ारूकी यहाँ मौजूद हैं, और आज हमने लोगों को ना एक्चुअली सीधा करना है। Okay. हाँ, बहुत मुश्किल काम है। प्लीज़ आपने कुछ अपनी बातों के थ्रू उनको सीधा करना है। कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोशिश करनी बेचारों को उनकी माँ ही नहीं सीधा कर सकें कि वो उल्टा फिर हमें उनको सीधा सीधा कर। करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, जिसको माँ नहीं सीधा कर सकी उसको कोई ऐसी खुरांट बीवी मिल जाती है, वो सीधा कर देती है ना? कोई ना या कोई फिर कोई तरीका। खुरांट बॉस, कोई ना कोई जिंदगी में जरूर होता है जो मकाफाते अमल बनता है उसके। तुमने अपनी माँ को तंग किया ना, अब या फिर आपके बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अक्सर हम अपनी माँ को कहते औलाद थे ना, आपको वो वही कुछ कर रही होती है, आपको Exactly. रेप्लिकेट कर रही होती है सब। हम अगर रोते हुए भी अपनी अम्मा के पास जाते थे, हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है तो हाँ बदला ले रहे हैं, तुमने भी मुझे ऐसे ही तंग तुम लोग भी किया, ऐसे ही करते थे। और क्या, बदला ले रहे हैं। तो वो ये तो है भाई। सो मैं आप दोनों से शुरुआत करना चाहूँगी। माँ हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन अलग होती है। कोई कहता है कि मेरी माँ बहुत सख्त है, बहुत डिसिप्लिन है। कोई कहता है मेरी बात बहुत सॉफ्ट है, वो बेज़रर है, कुछ भी नहीं कहती, हम उन कुछ भी शरारतें करते रहें। और कोई कहता है कि मेरी माँ जो है बस अपने में लगी रहती है। अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं माँओं की। तो फैज़ान की अम्मा की डेफिनेशन क्या है? मेरी अम्मा की डेफिनेशन तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा डेफिनेशन देना उनकी, बट मैं ये कहूँगा कि सरापा जो मैं हूँ ना, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। एंड आई फील कि अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है और मैं भी एज के डिफरेंट हिस्सों में जाता जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कॉपी पेस्ट हो गया हूँ अम्मा का। हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो जाहिर सी बात है, वो तो मुझे बचपन से देखती, तो वो मुझे बताती है कि तुम बिल्कुल बातें भी मेरी तरह करते हो, किसी चीज़ पे अप्रोच, कोई चीज़ अम्मी यहाँ नहीं, अम्मी लाहौर गई नहीं है, मैं यहाँ हूँ, किसी चीज़ पे कोई बात करनी हो, मैं एग्जैक्टली वही बोलूँगा जो वो सोच रही होंगी, या कभी वो बोलती है जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। हाँ, तो कहती तुम बिल्कुल जो है ना वो मेरे जैसे, क्योंकि हम बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड हुआ है उनके साथ। हाँ, मैं कभी बाहर रहा नहीं, मेरे भाई दूसरे भाई बाहर रहते हैं, छोटी शादी करके चली गई, तो मेरा टाइम मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ। हाँ, तो आई जस्ट फील कि मैं बहुत ज़्यादा आई पिक्ड अप फ्रॉम हर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब नॉट जस्ट माई प्रोफेशन, लेकिन उसके अलावा भी आदतें हो गई या जज्ब हो रही होती हैं वो आदतें माँ से और बच्चों अननोइंगली में। होती हैं, अननोइंगली होती हैं। हाँ, तो वो चाहे वो बात करने का तरीका या उठना बैठना, खाना पीना, पसंद नापसंद, अननोइंगली आप पिक कर लेते हो एक दूसरे की, कि खाना आपको एक ही स्पेसिफिक तरीके से पसंद है, अम्मी को मुझे एक तरीके से पसंद है। सो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उनका एक रेप्लिका हूँ, बिल्कुल। पता है, और आपको पता है इस बात का अंदाजा तब होता है जब आप एक मैच्योर एज में पहुंच रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल अपने अब्बू से मिलती है बिल्कुल, और मुझे लगता था कि शायद मैं पूरी अब्बा जैसी ना, पूरी जिंदगी यही सुनती रही, तो भाई तो उंगलियां भी अब्बू जैसी हैं, ये भी अब्बू अब्बू अब्बू। जैसे जैसे मैं मैच्योर एज की तरफ जाने लगी, मुझे लगा अल्लाह ये तो मेरी अम्मी करती थी। फिजिकल अपीयरेंस में भले अब्बू जैसी होंगी, लेकिन सारी आदत जो होती है, बच्चों की ट्रेनिंग, बाकी और जिंदगी की अप्रोच अम्मी जैसी। और मैं कभी कभार खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये मैं बदलती जा रही हूँ और अम्मी जैसी होती जा रही हूँ। आई थिंक अप्रोच बहुत मैटर करती है कि आप अपने वालिदैन में से किसकी अप्रोच को पिक करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अप्रोच डिफरेंट होती हैं सबकी। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल अपनी अम्मा के अप्रोच पे चलता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि उसको ज़्यादा गलबा हासिल करना है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, और
थोड़ी स्ट्रिक्टनेस में मेरी रखते अम्मी हैं और वो- आपकी अम्मी इसका मतलब बहुत मिलती जुलती थी। और बहुत तो हम तो स्ट्रिक्ट, मैं अभी भी यहाँ तक कि मैं बेटी का बाप हूँ हाँ। और बहुत हम्बल हूँ, बहुत उसके साथ इजी होके लगता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। हाँ पढ़ाई हो गई, तमीज़ हो गई, उठना बैठना हो गया, बात करने का तरीका हो Discipline, गया, हाँ। डिसिप्लिन जो है ना, हाँ। वो हम, मुझे लगता है हमारी जो की है ना वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हम जितने बहन भाई हैं, हम आप देखेंगे कुछ भी इधर से उधर हो, डिसिप्लिन जो है ना वो आपको एक्चुअली नहीं ये मिलेगा। सबकी की होनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में भी डिसिप्लिन हो जाए ना, जी। मेहनती लोग बहुत हैं इधर, डिसिप्लिन नहीं है बस। अगर आप बोलेंगे 10 बजे आओ तो वो 2 बजे और आएंगे। मुझे लगता है ये इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरी अम्मा को जाता है कि उन्होंने डिसिप्लिन जो है ना कूट कूट के डाला। हम पिटे भी हैं, हमने मारे भी खाई हैं, हमने मतलब अभी भी अगर हम डरते हैं ना तो अम्मी से डरते हैं। हाँ। जो सीधी बात, हाँ। मेरे दोस्त डरते हैं अम्मी से, तो ये अम्मी का क्रेडिट है। ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन कभी वो ममता वाला एलिमेंट चाहिए हो तो वो मिलता है अम्मा से कि मैं अम्मी के साथ मेरी ऐसी दोस्ती है, हाँ। मेरे दोस्तों की अम्मी से ऐसी दोस्ती है, हाँ। आप आदि से पूछें, और मतलब हम जोक्स शेयर करते हैं, हम बातचीत करते हैं, मतलब नाउ शी इज़ रियलाइज्ड कि ऑब्वियसली वी हैव ग्रोन अप, हाँ तो वो वाली बात नहीं है, लेकिन वो एक जो रिस्पेक्ट वाला मामला होता है और वो अपनी जगह है, हाँ। दोस्ती यारी अपनी जगह। दोस्ती है। इनकी अम्मी से हमें इतना ममता वाला एलिमेंट मिलता है। आई वर्क विद हर, तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे मेरी माँ है वो इतना प्यार करती हैं हाँ। सबसे। एंड शी टेक्स ओवर। हाँ इफ शी गेट्स द वाइब ना कि अच्छा जी ये मेरी बात को गलत नहीं समझेंगे, तो देन शी टेक्स ओवर, हाँ। देन शी विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। हाँ हाँ, ये तो बड़ी दोस्ती हो फायजा चुकी भी की है। फायजा की अम्मी की को किस तरह डिफाइन करिए फायजा? मेरी अम्मी was like a coconut, hard shelled, लेकिन अंदर से उतनी creamy and nice, pig leaving. Because she was a single mother, so she had to be very strict, very strict. खून भी निकाल देती थी, but this was वही again उनका अपना डिसिप्लिन करने का तरीका था, but बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी वो। उस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती थी, बट मैं अंडरस्टैंड करती थी कि वो इस वक्त खुद किस मेंटल स्टेट में है। उनका अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन यही था कि वो आपकी बहुत केयर करती थी, आपकी पढ़ाई पे फोकस, आपकी चीज़, हर चीज़ प्रोवाइड करना टाइम पे, आपके कहे बगैर, आपको पता भी नहीं होता था। So, कुछ माएँ पता है वाकई ऐसी होती हैं। जैसे मुझे जब मैं इतनी अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, तो मुझे होता था कि मुझे लिपटाती क्यों नहीं है। अभी मेरी शादी हुई है, मैं उनसे हमेशा इतना लड़ती थी। मैं पहली दफ़ा जब वो एक प्रोग्राम आता था, माँ सानिया सईद उसको होस्ट करती थी, उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी और सानिया ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और मैं वैसे ही ना, जब वो नहीं एक ट्रांजिशन आ रही होती है आपकी ज़िंदगी में, आप एक घर छोड़ के दूसरे घर गए होते हैं, जब आप फिर अपनी अब्बू और अम्मी से मिलने उनके घर जाते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओह अच्छा, तो अब्बू ये करते थे, आ जाओ ये वो, और अम्मी जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल, और हाँ अच्छा बैठो, और वो नहीं होता था कि गले लगा लो। मैं एक्सपेक्ट ये करी होती थी, जबकि सारी जिंदगी उन्होंने ऐसा पपड़ों वाला प्यार किया ही नहीं। क्या आ जा मेरे लाल, मेरे गले से लग जा। हाँ, नहीं किया। She was 40 when she died. I was 18. तो उस वक्त तो उनकी, जब तक हम जिंदा थे तब तक हमें समझ ही नहीं आई ना, तो अम्मा जिंदा थी तो तब तक हमें समझ गई सारी चीज़ें, उस वक्त समझ आई उनके जाने के बाद कि वो क्या करती थी। अगर वो ये होती तो ये होता, अगर वो ये होती तो ये होता। और जब इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर था कि काश हम उनकी इस पेन को ईज़ कर सकते, काश मैं उनको ये शौक़ था मैं ये पूरा कर सकती, काश। फिर उसके बाद सिर्फ काश रह जाता है, और माँ बाप ने एक दिन जाना होता है, ये अल्लाह की मर्जी। ये ऐसी हकीकत है जो वेरी पेनफुल, मतलब होना भी हमें पता है, लेकिन इसकी तकलीफ का मुझे लगता है कोई वो नहीं है, मरहम नहीं हो सकता। ये बार बार तड़पते रहेंगे हमें, जब हम उनकी बात करेंगे, जब वो याद आएंगे, वो तड़प दिल में आएगी। ये दुख और गम ये नहीं कम हो सकता अम्मा के जाने का। लेकिन मुझे समझ नहीं आती जिनके पास है और वो साल मिले नहीं होते, छोड़ दिया होता है, यकीन ही नहीं आता। बदनसीब लोग होते हैं। अल्लाह का वास्ता है, कदर करें यकीन अपने ही माँ नहीं बाप आता की। आई स्वेयर, जब माँ बाप नहीं होते तो सब समझ आ जाती है हाँ। कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास वालिदैन हयात हों और उनसे दूरी हो या उनकी कदर ना हो, वो बदनसीब लोग होते हैं। पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपनी माँओं को मारते भी हैं, अल्लाह अकबर।
जिन्होंने ठुड्डों से, लातों से मारा, मतलब मेरे इर्द गिर्द के लोग। और जब मैं ये सुनती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये पढ़े लिखे लोग ऐसे कर कैसे सकते हैं। और मेरे तो अपने मुझे सुन के गूज़बम्प्स आ गए। माँ भले बाप को भले उस माँ ने एज सास अगर बहू पे जुल्म किया हो तो बहू के बच्चे उसे कैसे मार सकते हैं। दादी, मतलब दादी को मारना, अल्लाह अकबर। फिर उनका खुद का बेटा उन्हें मार रहा है। तो मैं तो जब सुनती थी तो मैं कहती थी या मेरे अल्लाह, इनका होगा क्या, ये ऐसा कर कैसे सकते हैं। बस बुरा ही होगा फिर। मकाफात अमल जो है ना वो तो हो मुकाफ़ात जाता है अमल फिर। तो होता है। हाँ वो तो हो जाता है। और फिर ऐसे लोगों के लिए तो ज़िंदगी में भी और फिर ज़िंदगी के बाद भी बिल्कुल इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ इधर अस्मा है और अस्मा शेयर करेंगी अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे। जी अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वो बदनसीब माँ हूँ कि जिसके 4 बच्चे छोड़कर चले गए। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी मेरी, बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छा बिजनेस, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ था। यानी इतना कुछ था कि माशाल्लाह करोड़ों में जायदाद थी। लेकिन जब हस्बैंड का इंतकाल हो गया उसके बाद बच्चों ने जायदाद का बंटवारा किया, जो अमूमन औलादें करती हैं अक्सर। उन्होंने बंटवारा किया और जो मेरा हिस्सा बनता था उससे मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिला दिया, वो भी मोहल्ले में ही, और ख़ुद चले गए मुझे छोड़कर। एक बेटी मेरी बाहर है, बेटे मेरे यहीं हैं पाकिस्तान में, कराची में, और एक बेटी लाहौर में। लेकिन 10 साल हो गए, आज तक मुझे किसी ने पलट कर नहीं देखा कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हस्बैंड के इंतकाल के बाद बच्चे हाकिम बन गए और हाकिम से फिर मुझे छोड़कर अपने घरों के हाकिम बन गए। और ये नहीं सोचा कि माँ कहाँ जाएगी, माँ कैसे रहेगी हमारे साथ, जिसने एक रात भी हमसे जुदाई नहीं की, कभी छोड़ा ही नहीं बच्चों को कहीं, अपने साथ अपने कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ाया लिखाया। आज वो मुझे छोड़कर चले गए। तो छोड़ने की कोई वजह कुछ, मतलब लाइक कोई उनकी बीवियों से आपकी लड़ाई, कोई लॉजिक, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए कि आपको एक अपार्टमेंट दिला दिया और मतलब लाइक एक कोने में लगा दिया? मतलब बस यही बात मेरी समझ नहीं आती कि कहाँ मुझसे कोताही हुई मेरी बच्चों की परवरिश में। क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं है कि कोई जगह छोड़ दे कि बच्चे इस तरह हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी दौलत, पैसा। उनके वालिद साहब ने पैसा इतना छोड़ा कि मुझे खुद नहीं पता थी कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। सब बच्चों ने हिसाब किताब रखा हुआ था और वो मुझे एक फ्लैट में छोड़ के चले गए। आज मैं बिल्कुल अकेली और तन्हा हूँ। 10 साल में कभी भी उन्होंने मुझे पलट कर नहीं देखा। तो आप उनके पास क्यों नहीं जाती हैं? माएँ तो हक जताती हैं, अपना हक जमाती हैं। जब वो मुझसे नाता रास्ता बदल के ऐसे गए कि वो रास्ते ही नहीं पता मुझे कि वो कहाँ हैं। क्या? मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, बस इतना पता है कि वो कराची में ही हैं और मिलना नहीं चाहते। क्यों, वजह क्या है? जब वो बच्चे थे आपका उनके साथ कैसा रिलेशन था? कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने आज तक। 10 साल हो गए। मोहल्ले वालों के साथ रहती हूँ, वही मुझे देखते हैं और इस तरह की मुझे उनकी कभी याद सताती है कि मैं बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करती हूँ सुनिए, सारी। फायजा ने आपसे पूछा कि आपका उनसे बचपन से कैसा रिलेशनशिप था, ऐसे किसी भी बगैर, मतलब वजह के बगैर वो आपको कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं? बच्चे तो बहुत, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, तो इतना ख्याल करते हैं अपनी माओं का, और स्पेशली पैसा आ जाता तो उनका बस नहीं चलता, अपनी माओं पे वारे नियारे। जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ तो लड़ाइयाँ सुनी है, मगर अगर पैसे की फरावानी है तो उधर तो मुझे बहुत ही कम झगड़े सुनने में आए हैं इस तरह माँ को लेकर। निदा बेटा, मुझे खुद ये पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ ऐसी उनकी तरबियत में, उनके प्यार में, उनकी ख्वाहिशात में कहीं कमी छोड़ी हो। मैं तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये औलादें ऐसी भी होती हैं कि जैसी मेरी औलादें। तो आपकी बेटी भी नहीं आपका साथ देती? 1-2 बार मेरी एक बेटी ने मुझसे रब्ता किया, फ़ोन पे बात करी,
जब मोहल्ले वालों ने बताया इनकी ऐसी हालत हो जाती है, इस तरह हम संभालते हैं इन्हें बहुत मुश्किल से, कब दो दो दिन हो जाते हैं वो ये खाना नहीं खाती हैं, उसके बाद उसने भी कोई राब्ता नहीं किया। बहुत ही सफेद खून है भाई। उनके मेरी तो ऐसी हालत हो जाती है जब उनकी याद आती है। ज़ाहिर है मेरा हंसता बसता घर था, एक अच्छी ज़िंदगी थी, एक ऐश और आराम था, और जब मुझे वो दिन याद आते हैं तो बस समझ लें मैं ऐसी पागलों की तरह हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ हूँ। कोई मोहल्ले वाला आ जाता है और खाना दे जाता है, खाना खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, दवाई है तो दवाई ले लेती हूँ। बाकी मुझे नहीं खबर कि ज़िंदगी कैसी थी और इस तरह हो गई। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि उनके बच्चे उनके साथ सही रहें और उनको देखें। आज तक तो उन्होंने 10 साल में मुझे पलट कर नहीं देखा, और आज भी मैं उनके लिए बहुत रोती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि उनको एक बार माँ याद आ जाए कि माँ किस दर्द से गुज़र रही है, किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। जो हाथों से सदका फितरा ज़कात निकालने वाली थी, आज वो सदका फितरा ज़कात खाती है उनकी माँ, और उन बच्चों को खबर नहीं है कि किस हालत में है। जब भी उनकी याद आती है, उनकी तस्वीरें देख देख के रोती हूँ कि एक बार बच्चे आ जाए तो सुकून से मौत आ जाए। तो कोई आपके खानदान वाले बीच में पढ़ने वाले नहीं हैं जो मतलब राब्ता लाइक करवा सकें। हाँ, कोई होता है ना, कोई ब्रिज बनता है बीच में। मैं असल में माँ बापों की एक ही थी, और इतने लाडले थे जिनके साथ ये बातें होती हैं वो अक्सर लाडले और चहीते ही होते हैं अपने घरों के, जिनके साथ ऐसे ऐसे सानियाँ पेश आ जाते हैं कि उनको उम्मीद तक नहीं होती, उन्होंने सोचा ही नहीं होता। क्योंकि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में कोई एक होता है ना जो थोड़ा सा माँ की तरह इंक्लाइन होता है। सारे चारों एक जैसे कैसे हो गए? ऐसे कैसे सबका खून सफेद हो गया? कोई एक तो होगा बच्चा। यही बात मुझे समझ नहीं आती निदा कि ये बच्चों ने किया क्या है मेरे साथ। आखिर मैंने ऐसा किया क्या था उनकी किसी ख्वाहिश को ना पूरा किया हो। क्या आप बच्चों को बचपन में मारती डांटती? कुछ ऐसी थी चीज़ें जो वो एक डेवलप हो रही थी उनके अंदर बचपन से? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने उनको इतना ऐशो आराम, इतनी खुशियाँ दी हैं कि शायद वो कहते हैं ना एक माँ दूसरे माँ से कंपेयर कभी भी नहीं करती अपने आप को, कि शायद ही किसी ने दी होंगी वो ख्वाहिशातें पूरी की होंगी उनकी। दिन नहीं तो अक्ल हैरान हो रात रही है ऐसा कर दिया उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में कि मैंने अपने आप को नहीं देखा। अच्छा हाँ, कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप जो है ना, जब इस तरह की परवरिश होती है ना जिसमें आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम देते हैं और आप उनसे वो कनेक्शन नहीं बना पाते। और दूसरा, मैं अपने बहन भाइयों में ना, मेरी इस बात पे हमेशा बहस होती है कि जो आप प्रॉपर्टीज़ और ये चला रहे होते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ होता हूँ हमेशा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज होता क्या है कि जो मेहनती लोग होते हैं ना वो अच्छा वक्त लाते हैं मेहनत करके। इनके वालिद साहब ने मेहनत करके जायदाद बना दी, वो अच्छा वक्त हमेशा कमज़ोर लोग बनाते हैं, ये बात याद रखिए। अच्छा वक्त लाया इनके वालिद साहब, इन्होंने कमज़ोर बच्चे बनाए। कमज़ोर बच्चे अपने ऊपर मुश्किल वक्त लाते हैं, ये एक साइकिल है। और बच्चों को ऐशो आराम से ज़्यादा माँ बाप के वक्त की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत सारे रिक्शे वालों के और ये वो सबके बच्चे इतनी अच्छी तरबियत वाले देखे हैं, और मैंने बहुत अमीरों के बिगड़े हुए बच्चे देखे। और आप सही कह रही हैं, छोटे घरों में ना लोग जुड़े हुए होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके पास स्पेस नहीं होता ना, तो वो एक दूसरे के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम ये ऐसे ना हों। वो दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं, लेकिन उसमें जो बरकत होती है ना वो अपने अपने कमरे में बैठ के खाने से नहीं होती। आप देखिए ना, हम पोजीशंस लेते हुए सुनते हैं, वो बच्चे वो उस तरह के होते हैं कि जिन्होंने लाइक ड्राइवर के बच्चे हैं या किसी ऐसी जो ज़्यादा नहीं कमाता, रिक्शे वाला जैसे आपने कहा, हाउस हेल्प के बच्चे, और वो उसको पढ़ाई का मौका मिला तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मुझे लगता है जो बेस होती है ना, बेस बच्चों की बेस में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको जुड़ के रहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर आपसे ज़रूर हम
इस बारे में बात करेंगे कि माएँ सोचती हैं हमसे कहाँ कुताही हुई है कुताही, क्योंकि माएँ फरिश्ता नहीं है। तो अगर हम नई जो माएँ हैं उनको थोड़ी सी सीख दे सकें कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं तरबियत में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हम ये कह रहे थे, जो हमने पिछली कहानी सुनी कि जो माँ के 4 बच्चे हैं, चारों के चारों ने उनको छोड़ दिया और उनको उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से में से एक अपार्टमेंट लेके दे दिया, उनको एक छत दे दिया और बस उनको एक साइड लाइन कर दिया। और समझ नहीं आ रही थी, ना उनको पता है कि क्या हुआ है ऐसा सारी ज़िंदगी, ना वो समझ पा रही हैं और ना वो एक्सप्लेन कर पा रही हैं। और वहाँ पर मैंने ये कहा कि जो मदर्स होती हैं बहुत सारी, जो परवरिश करी होती हैं बच्चों की, वो तरबियत में, जैसे वो कह रही थी पता नहीं कहाँ कमी रह गई, इसी तरह बहुत सारी माओं को नहीं पता चलता कि कहाँ कमी रह गई। आप इस पर प्लीज़ थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? अच्छा देखिए निदा, यहाँ पे ना हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि हम मैमल्स हैं, ठीक है। अब मैमल्स के पीछे रूट वर्ड कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जी मदर से कनेक्शन है, और मदर का एक आपको सिर्फ और सिर्फ हमें रिलीजन से तो मिलता ही है। आप अपने इंट्रो में भी कह रही थी कि भाई एक मकाम है, आप बायोलॉजिकली देखें, आप साइंटिफिकली देखें तो मदर का एक मकाम है, ठीक है, बायोलॉजिकली प्रूवन है। अब होता क्या है, जैसे इनके केस में जो हम लोगों को यही लगा कि भाई पैसा बहुत था, पैसे की बहुत फरावानी थी। अच्छा ये भी बार बार कह रही हैं कि मैंने बहुत उन्हें खुशियाँ दी, बहुत अय्याशियाँ दी, तो क्या वो सिर्फ आपने पैसे से दी कि मतलब क्योंकि पैसा बहुत था तो यू वर एबल टू फुलफ़िल ऑल द नीड्स, ऑल द विशेस? आपने अपनी ज़ात को इस्टेब्लिश नहीं किया एज अ मदर, ठीक है। तो वो क्या है, बच्चे अगर इस तरह के माहौल में ग्रो हो रहे हैं कि उनके पास पैसा बहुत है और वो सेंस डेवलप हो रहा है कि हमारी हर चीज़ जो है वो पैसे से पूरी हो रही है, मदर का रोल नहीं है, तो वो मदर की इमेज जो है ना उनके जहन में फॉर्म ही नहीं हो रही। एग्जाम्पल दे के समझा सकती हैं? एग्जाम्पल ये है कि जैसे अब बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, अच्छा मदर को पता चल गया है कि जी मुझे, मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की ख्वाहिश है, ज़रूरत से भी ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश है, बच्चे को इजहार करने दें उस ख्वाहिश का, ठीक है, थोड़ा सा उसको अपने पास आने दें, उसको बताने दें कि भाई अम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर आप उसको वो चीज़ अपने उससे प्रोवाइड करें। आपने बग़ैर मांगे, बग़ैर इजहार के चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड कर दी, उन्होंने आपसे इजहार भी करना नहीं सीखा, इजहार में भी कनेक्शन डेवलप होता है। तो अब वो तो ये सीख रहे हैं कि भाई हमारी हर ज़रूरत पैसे से पूरी हो रही है, तो अब उनकी माँ तो पैसा है, आपने एज अ माँ अपनी ज़ात को नहीं इस्टेब्लिश किया उनके साथ। हो सकता है इन्होंने कनेक्शन उस तरह फॉर्म नहीं किया हो कि भाई कोई क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना, कि भाई बच्चों के साथ बैठे हैं, कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है, कोई गेम्स खेल रहे हैं, साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। यस, मतलब तो माएँ बैठ के अपने बच्चों से प्यार, बहुत सारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, बहुत सारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं जो उनको स्टोरी सुना सकें। ये तो हम प्रिविलेज्ड लोग हैं जो हम कहते हैं अच्छी स्टोरी टाइम, ये वो और वो। बहुत सारी ऐसी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो अपने बच्चों के साथ यूँ जुड़ी हुई होती हैं, यूँ जुड़ी हुई होती है। वो बेचारियाँ कमाने की खातिर कभी कभार उनको घरों में लॉक करके भी जाती है उनके पीछे कि भाई चलो मैं, लेकिन वो यूँ जुड़े हुए होते हैं। भाई साथ बैठ के खाना खा लिया। अब अगर ये है कि जी इनकी टेबल पे 10 डिशेस रखी हुई हैं और वो बच्चे खा रहे हैं, माँ मौजूद नहीं है, माँ ने वो अरेंज करवा दिया कि जी मेरे बच्चों की, हर बच्चे की फेवरेट 2-2 डिशेस मौजूद होंगी, मगर माँ सामने नहीं है कि वो माँ अपने हाथ से शायद सर्व करे या अपने हाथ से खिलाए या साथ बैठे। तो हो सकता है ये वाली लैकिंग्स इनकी उसमें रही हो। बहुत अनयूजुअल है कि चारों ही बच्चे इस तरह के निकल गए कि वो उन्होंने नहीं सेंस डेवलप किया, लेकिन लग यही रहा है कि भाई माँ नज़र नहीं आई बच्चों को। नज़र जो आया वो यही आया कि पैसा है, पैसे से सारी ज़रूरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, माँ का वजूद नहीं है कहीं। तो ये जो एक थोड़ा सा हमें समझना चाहिए शायद कि भाई अगर बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप रिसोर्सेज को खर्च करें, लेकिन उसमें अपनी ज़ात को ज़रूर इस्टेब्लिश करें, बच्चों को नज़र आते रहें, बच्चों से बॉन्ड ज़रूर बनाएं। ठीक है, आप उनके लिए अरेंज कर सकते हैं 10 डिशेस, वो बैठ के उनके साथ खाएं, उनको अपने हाथ से खिलाएं, तो वो बॉन्डिंग ज़रूरी होती है। जैसे हम लोग बड़े हो गए थे तो हमें क्रेविंग होती थी अम्मी के हाथ के खाने की। लाइन बना के हम सारे बच्चे बैठ जाते थे, बड़ शादी के बाद भी जी खिचड़ी बनी है तो अचार के साथ अम्मी खिलाएंगी सबको निवाले। सो ये कैसी क्रेविंग थी, वो ऐसी क्रेविंग थी ना कि ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन होती थी जब अम्मी खाना खिलाती थी। तो अभी भी करता हूँ, अगर अम्मी घर पे नजर आ जाए मुझे कि अम्मी घर पे हैं तो मैं बिला झिझक कह देता हूँ कि सुने आज ये बार बना दे, जरा दिल चाह, मम्मी बना देती। हाँ, मेरी अम्मी तो जॉब पे होती थी, इतना टाइम नहीं दे सकती थी, फिर हमें गाड़ी भिजवाती थी ताकि हम रेस कोर्स आ जाएं, वहाँ पे हम इकट्ठे होते थे, वॉक करते थे, रात का खाना इकट्ठे खाते थे, एंड देन वीड कम बैक।
तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था कि मैंने ये 1-2-3 घंटे अपने बच्चों Spend के साथ करने। क्वालिटी टाइम गुजारना है, उसके बाद घर जाना। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो आपकी अम्मी बिजी थी सिंगल हाँ। पेरेंट होने की वजह से, कमाना वो भी इस खुद तरह है से और- टाइम मैनेज करती थी और दिन के कोई 10 फ़ोन करती थी, अच्छा कोई आया तो नहीं, अच्छा क्या हुआ, क्या खाया है, क्या बनाया है, कोई एक सवाल पूछती थी। तो एक बॉन्ड, एक कनेक्शन। और बच्चे से हर उम्र में उसकी हर उम्र में अलग किस्म का कनेक्शन डेवलप Connection होता होता है, है। Exactly. ऐसे ही है। है ना? ऐसे ही। जब वो छोटा है फिर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा पुबर्टी की तरफ आ रहा है, मतलब लाइक टीनेज हमारी माँ अक्सर बहुत हर्ट होती हैं कि ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका बच्चा इस वक्त टीनेज में है, हाँ। वो ये करेगा और ये फेज चला जाएगा। तो अक्सर माएँ उस चक्कर में भी बहुत रिएक्ट करती हैं, तो React टीनेज करती के बारे में भी प्लीज एक्सप्लेन हाँ। करें। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि टीनेज में ना पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक रिफ्ट आती है, कभी बापों से आ जाती है, माएँ फिर रह जाती हैं कि माएँ से शिकायत लगाते हैं बच्चे बाप की जाके, लेकिन वो टीनेज में जो बच्चों के और माओं के पेरेंट्स के बीच में रिफ्ट आती है, वो बताएं। अच्छा देखिए, टीनेज में सबसे पहले ये समझें कि वो एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड होता है, उसमें बायोलॉजिकली बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं और वो इंसान को समझ नहीं आ रहे होते कि भाई इन चेंजेस का मैंने करना क्या है, इन्हें मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें एक बायोलॉजिकली एक इंसान ओवरवेलम हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है। फिर उसके बाद ये एक साइकोलॉजिकली एक स्टेज होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है, अपनी जो है ना दुनिया में अपनी जगह का तयन कर रहा होता है इंसान के, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यस, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने गोल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपनी जगह बना रहे होते हैं दुनिया में। तो एक बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। तो पेरेंट्स को यहाँ पे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग रोल डेवलप करना होता है। पेरेंट्स ये सोचें कि हम भी ये उम्र गुजार के आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि जी ये हमें समझे। 15 साल का बच्चा और एक समझे अगर पेरेंट है 40 इयर्स का, तो भाई आपने 15 साल की उम्र गुजारी है, आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। वो अभी वो आपकी आपको उम्र नहीं पे समझ सकता। नहीं आया ऐसे है, ही। वो नहीं समझ सकता आपको। ऐसे ही। तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे बहुत रिफ्ट आ रहा होता है बच्चों में और पेरेंट्स में, वहाँ पे निदा मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी कि वो पेरेंट्स के अपने ट्रॉमास होते हैं टीनेज के, जो उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं समझा, जो उनको टफ टाइम दिया, वो उनको जो रिजॉल्व नहीं कर सकते वो अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं आगे। तो ये चीज़ आप अगर समझेंगे ना, तो आपको एक एम्पैथी डेवलप होगी कि यार ये एक इंसान है जो बायोलॉजिकली भी इतना परेशान है, उसके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, उसे संभाले नहीं जा रहे, उसे दुनिया में भी अपनी जगह बनानी है, उसे दोस्तों में भी अपनी एक जगह बनानी है, अपनी एक स्टैंडिंग बनानी है। तो मुझे इसके स्ट्रगल्स को समझना चाहिए, ना कि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करूं, इसे अपने तौर पे चलाने की कोशिश करूं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना है। थोड़ा सा उस टाइम पे आप फ्री हैंड दें। फ्री हैंड का मतलब ये कि सुपरवाइज ज़रूर करें अपने बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा उन्हें छोड़ें और उनसे फ्रेंडशिप डेवलप करें। ऐसी फ्रेंडशिप कि भाई वो किसी प्रॉब्लम में हो तो वो खुद बात से कर आके सकें। आपको बता सबसे सकें, पहले आपसे ही बात करें। आपसे खुद से बात करें। आप अगर एक ऐसी फिगर होंगे, ठीक है, जो हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, हर वक्त पनिश करता है, आज तो तक बच्चे मैंने तो दूर नोट भागेंगे। किया है कि एक सर्टेन, मतलब मैंने देखा है, बल्कि अपनी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि स्पेशली जब बच्चे टीनेज में होते हैं, माँ बाप बहुत ताने मारते हैं बच्चों को, यस बहुत तंज करते हैं, बहुत ताने मारते हैं। यस। तो आप ताने मारनो, हम अपने बारे में सोचें। आपको अच्छा लगता है आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठें जो आपको ताने देता है, आप नहीं बैठेंगे, आप नेचुरली उससे दूर भागेंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स, अच्छा अब क्या होगा कि अब इस एज में बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार भी बच्चे हो सकते हैं। अब आप एक ऐसा फिगर हैं जिसके पास अगर बच्चा प्रॉब्लम लेके जाएगा तो आप पहले तो उसको उसकी गलतियां बताएंगे, फिर आप उसे ये बताएंगे कि तुम कितने जो है नालायक हो, कितने बुरे हो, तुम्हारी वजह से हम कितनी तकलीफ़ में, कितनी परेशानी में। तो आपके पास तो आपका बच्चा नहीं आने वाला। वो कहाँ जाएगा? वो हो सकता है वो अपने दोस्तों के पास जाए, वो उसमें किसी बुरे इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाए। इवेंचुअली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एक छोटे से बच्चा ब्रेक आपसे नफरत सॉरी नहीं एक करेगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। टेक्निकल कोई मसला हुआ है, फिर मैं ताकि इस चीज़ को कवर कर सकूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं माँ और बच्चे की कनेक्शन, वो रिलेशन जो शायद कभी कभार हम डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में या मतलब साउथ एशिया में कम होता है ऐसा। वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो कनेक्शन डेवलप ना होना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट उनको बच्चों को पाल रही होती है ना, सारे डाइपर्स का, सारे स्कूल की फीसें और सब वो तो गवर्नमेंट ही दे रही होती है। अलग ही सिलसिला है वहाँ पे। हाँ, वहाँ अलग सिलसिला है।
सो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा कम होता है ये वाली चीज़, तभी ओल्ड हाउसेस भी कम है हमारे पास। सो हम नेक्स्ट शहनाज की तरफ चल रहे हैं और शहनाज से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी की क्या प्रॉब्लम्स है। जी शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहनाज है। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। बेटा मुझ पे बहुत जुल्म करता है, बस मैं बोल नहीं सकती। कहता खाना पकाओ, बर्तन धो, करो, कपड़े धो, कपड़े गंदे होते उठा के फेंक देता है मुंह पे मेरे। कहता ये कपड़े धुले, कैसे कपड़े धुले, धो नहीं सकती सही से। फिर खाना पकाती हूँ, मेरे मुंह पे खाना फेंक देता है। कहता खाना क्या पकाया है, ये खाना पकाया आपने, इस तरह थोड़ी पकता है। दस्तरखान से उठा के खाना पकाता फेंक देता है, मुझे मारता है, पीटता है। कहता इनके अब्बू रिटायरमेंट है, हार्ट के मरीज़ है, मैं दवाइयों के लिए पैसे मांगती हूँ। तो कहता पैसे हमारे पास कहाँ आएंगे, दोनों बेटियों को काम पे लगाओ, खुद भी काम पे करो, काम करो। इस तरह बस बता नहीं सकती मैं कैसे गुजारा हो रहा है हमारा। आपका बेटा है जो पूरे घर का, वो कहते रहा कि पूरा अखराजात वो उठाता है, बोझ उठाता है। किसी होटल में काम करता है वो। पैसे मांगती हूँ दवाइयों के लिए, पैसे नहीं देता है, चीख पुकार करता है, चीज़ें उठा के फेंक देता है घर के। अब मारता भी है, हाथ उठाता है। अभी घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ वो एक बेटा है जो कमाता है। जी यही बेटा है कमाने वाला, और कोई भी नहीं है। इनके अब्बू रिटायर हो गए, घर पे दिल के मरीज़ है। मैं सिलाई कर कर के गुजारा करती हूँ। आपकी बेटियां जो है वो शादीशुदा नहीं है? जी नहीं, छोटी हैं अभी लड़कियाँ दोनों। कहती इन दोनों को भी कामों में लगाओ। मैं कहती अभी बच्चियाँ छोटी, कहाँ जाएंगी जवान बच्चियाँ मेरी। बस यही घर के हालात है, लेकिन बद्दुआ मैं नहीं देती हूँ अपनी औलाद को। फिर भी मेरी ये औलाद है वो, मैं यही दुआ देती हूँ कि बस इनको नेक हिदायत दे अल्लाह पाक। तो ये शुरू से ऐसा था या जब कमाने लगा तब से ऐसा हो गया? बचपन कमाने से लगा ऐसा? जी, कमाने लगा जब ऐसा हो गया। ये पहले ऐसे नहीं था। तो क्या इसको कोई नशे की आदत है, कोई ऐसा? नहीं, कोई नशे की आदत नहीं, कुछ भी नहीं है। बस इस तरह की हरकतें करता है ये कभी कभी। और शादीशुदा वो भी नहीं है? जी नहीं। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है? क्या वो पूरे नहीं कर पा रहा घर के अखराजात, या क्या ये इस तरह मारना पीटना ये क्यों कर रहा है ऐसे? यही तो समझ में नहीं आपने आ उससे रही। पूछा कभी, आपने उससे बात की कि तुम इस तरह कैसे पूरे घर को ट्रीट करते हो? वो शुरू में ऐसा नहीं करता था? जी शुरू जी। में सही था वो? जी शुरू में सही था, जब कमाने लगा ना फिर इस तरह करने लगा ये हरकतें। और कोई उसे समझाने वाला नहीं, कोई आपके खानदान में जिसका वो सुनता हो बात? समझाने इतना समझाती थी मैं, बोलती थी इस तरह नहीं करो शुरू में, फिर और ज़्यादा बदतमीज़ी बढ़ गई उसकी। नहीं, वो किसी और की बात सुनता है आपके खानदान में? नहीं, खानदान में किसी की भी बात नहीं सुनता वो। क्या इस तरह लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है? महंगाई तो है ही हमेशा से, गुर्बत भी है, लेकिन हर गरीब तो बदतमीज़ नहीं होता ना। देखिए निदा, ये जिस तरह बता रही हैं कि शुरू से ऐसा नहीं था, कमाने के बाद एकदम वो ऐसा हो गया, तो या तो हो सकता है कुछ चीज़ें शुरू से मौजूद होंगी, इतना एक्टिव एग्रेशन नहीं होगा, मारपीट करना, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हों कि भाई खुद गर्ज हमेशा से था। मारता पीटता नहीं था क्योंकि पावर नहीं थी उस वक्त उसके पास, लेकिन अपने ही बारे में सोचना, अपना फ़ायदा पहले मुझे एक देखना, बात हो सकता है बताइए, पहले से हो। एक बात बताइए, ये जो बच्चों में चीज़ें डेवलप होती हैं, उनकी फितरत होती है, पैदाइशी ऐसे होते हैं, या हम कोई तरबियत में उनकी ऐसी चीज़ करते हैं जो वो खुद गर्ज या सेल्फिश जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं? देखिए ये तीनों चीज़ों का जो है ना इसमें वो होता है, रोल होता है। हाँ। एक कुछ ना कुछ जीन्स भी होते हैं
ठीक है, बायोलॉजिकली कोई एक जैसे होती कोई है कोई अगर प्रीडिस्पोजिशन। माँ बाप में से कोई एक खुद गर्ज हाँ, की थोड़ी एलिमेंट होगा तो वो होगा। बच्चों माँ में आ बाप से जाए। भी पीछे आप चल जा सकते हैं, जनरेशन में किसी में हाँ। कोई वो जीन होगा तो वो जीन आ सकता है। अब उसके बाद चलें, जीन तो आ गया, लेकिन फिर तरबियत किस तरह से हो रही है, हाँ। एनवायरनमेंट किस तरह का है, उस पे फिर वो जो ट्रेट्स होते हैं वो चीज़ें सामने आना शुरू हो अक्सर जाती हैं, बेटों ने पर्सनैलिटी अपने बन बापों जाती को है। देखा हो अगर इस तरह जब वो कमाते हैं और वो सही हो, वो रोब डालते हुए और खाना फेंकते हुए अक्सर, तो ये बच्चे भी पिक कर जाते बच्चे हैं। पिक करते हैं, बच्चे आप समझें कि इनसे हाँ। पूछें क्या आपके मियाँ ने कभी इस तरह जब वो रिटायर्ड नहीं थे और वो कमाते थे, क्या उन्होंने आपके मुंह पे कभी खाना फेंका या कोई ऐसा एक्ट किया उन्होंने? गुस्सा तो करते थे लेकिन खाना नहीं फेंकते थे वो। हाँ, इसका मतलब आपके लेकिन मियाँ का रवैया बुरा गुस्सा रखा है ना उन्होंने, मल्टीप्लाई हाँ। होकर आपके बेटे के अंदर आया। आपके मियाँ ने कभी आप पे हाथ उठाया इन बच्चों नहीं के नहीं, सामने? कभी हाथ नहीं उठाया उन्होंने, सख्त लहजे में भी नहीं मुझे बोला है। पर गुस्से के वो तेज थे। गुस्से के तेज थे बस। हाँ, सभी बाप ऐसे पे हैं। हाथ उठाना तो मुझे लगता है ये प्योरली मेंटल हेल्थ फेलियर है। हाँ, हाँ, वरना कोई नॉर्मल इंसान अपने नहीं माँ कर बाप पे सकता। हाथ नहीं नहीं उठा उठा सकता। सकता। सही बात। तो मे बी दिस चाइल्ड नीड्स थेरेपी। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपके हस्बैंड ने बच्चों को क्या बहुत मारा है जब वो छोटे थे? जी मारा है। मतलब किस तरह मारते थे वो? कोई और ज्यादा सख्ती से या पाइप से, इस तरह किस तरह मारते थे वो? लकड़ी से मारते थे। छोटी छोटी बातों पे या बड़ी बातों पे? छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा के मारते थे बच्चों को। जी, क्योंकि ना हमें जड़ में पहुंचना पड़ता है कि यकीन नहीं आता कि रिश्तों में बेटा अपनी माँ को मार रहा है। आप भी मारती थी क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं मारा, कभी भी बच्चों पे हाथ ही नहीं उठाए। मैंने प्यार से मोहब्बत से मैंने बच्चों को पाला है। और वो सिर्फ आप पे हाथ उठाता है, अपनी बहनों पर या अपने वालिद पर भी उठाता है? जी, बहनों पे भी उठाता है और मुझे भी मारता और है। आपके हस्बैंड को? हस्बैंड को नहीं मारता है, बस वो देख कर के एक साइड पे हो जाता है। तकादा करते, बेटा मेरे पास दवाई नहीं है, पैसे दे दो, मैं दवाई लूँगा। तो वो हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन मैं रोक देती हूँ। आप कुछ कह सकती हैं इसके हवाले? यहाँ ना एक साइकिल नज़र आ रहा है, ये जो एग्रेशन का साइकिल होता है कि इंसान अक्सर गुस्सा वहाँ से लेके आता है कोई अथॉरिटी से जिस पे वो गुस्सा निकाल नहीं सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है मे बी अपने बॉस पे, मैं बाहर हूँ उन लोगों पे, मैं आके उन पे निकालूंगी जो मेरे आगे कमज़ोर हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे इनके फादर ने बच्चों को वो मार रहे हैं, अच्छा बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वर्ड्स निदा बहुत मैटर करते हैं। जो वो गुस्से में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक तो गुस्सा ये है कि बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ख़त्म हो गई बात। अगर वो बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, अगर वो अल्फाज बड़े डिमीनिंग किस्म के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक बच्चों के जहन में भी आ रहा है कि भाई हमारी माँ की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, और बच्चों पे वो एग्रेशन निकाल रहे हैं। अब बच्चा जो है वो उसी बिहेवियर के साथ बड़ा हो रहा है, वो भी वही बिहेवियर कॉपी करेगा कि बाहर से वो मे बी जहाँ जितना भी गुस्सा लेके आ रहा है उसकी नज़र में भी कमज़ोर कौन है? माँ और बहनें। वो उसकी नज़र में भी कमज़ोर हैं, वो इजी टारगेट हैं, उन पे वो भी अपना सारा जो है वो गुस्सा निकाल सकता है। और माँ का एक इमेज वहाँ से भी बना हुआ होगा कि जी हस्बैंड भले मारते नहीं थे लेकिन वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। फिर दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि जैसे बच्चों को हस्बैंड मार रहे हैं तो क्या ये बचाने की कोशिश करती थी या ये उस वक्त होने देती थी? बाद में भले सपोर्ट करती थी बच्चों को लेकिन मारने से नहीं बचाती थी। तो ये भी एक अंदर है जो जहन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोशे में जहन के ये एक एग्रेशन माँ की तरफ होगा। लेकिन जैसे अभी फ़ायज़ा कह रही थी कि देखें कुछ भी हो, माँ बाप पे हाथ उठाना ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये मेंटल हेल्थ इशू है। ठीक है, अब उसको बीमारी क्या है, उसे कोई बाइपोलर का इशू है क्योंकि यानी कभी कभार इस तरह करता है तो मे बी वो उस फेज़ में होता है, तो उसको फिर तो इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, दवाओं से भी और थेरेपी से ऐसे लोग भी। जो इलाज के लिए नहीं, आपको पता है कि वो नहीं आ पाएंगे, उनका इलाज कैसे होगा? देखिए इलाज में ना ये कि आपको मरीज़ को ये दिखाना पड़ता है कि आपको कोई नुकसान हो रहा है। जैसे अब अगर लेट से वो बहुत शदीद गुस्से में होता है तो गुस्सा एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपकी अपनी तबीयत भी ख़राब होती है। आप दूसरों को तो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो अगर कोई एक तो होगा उसकी सराउंडिंग में जिसकी वो बात सुनता होगा, वो चाहे फैमिली में हो, वो चाहे कोई दोस्त हो, वो काम की जगह पे कोई हो, इनको लोकेट करना पड़ेगा, इनको इनके हस्बैंड को कि भाई कौन है जिससे वो थोड़ा सा क्लोज़ है, और वो बंदा उसे इस तरह समझाए कि देखो तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी अपनी तबीयत ख़राब होती होगी, तुम खुद चिड़चिड़े रहते हो, तुम्हारा बीपी का इशू हो जाएगा, तुम्हें और कोई बीमारी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि ना डॉक्टर के पास जाओ कि थोड़ा इसका इलाज करो
करो ताकि तुम ठीक रहो। तो कभी उसने आपसे आके माफ़ी मांगी हो कुछ देर बाद कि जो मैंने किया आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है कि वो शर्मिंदा हुआ हो अपनी इन हरकत से? नहीं, कभी भी माफ़ी नहीं मांगी, गुस्से में वो बाहर चला जाता था। असल में वो उसको गलत ही नहीं समझ रहा ना, तो क्या माफ़ी मांगे? अगर वो इन द फर्स्ट प्लेस उसको गलत समझेगा तभी कभी रियलाइजेशन होगी ना। उसको रियलाइजेशन है ही नहीं इस बात की कि मैं गलत तो कर रहा वो हूँ। ओवरवेल्म्ड है क्योंकि वो ही इज डूइंग अ स्मॉल जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसका बाप बीमार है, दवाइयों का बहुत खर्चा होता है, मतलब आसान नहीं है। हाँ, बहनें हैं जो कि बहुत छोटी हैं, तो वो पहले ही ओवरवेल्म्ड हुआ हुआ है, ऊपर से उसकी मेंटल हेल्थ, ऊपर से बचपन, ट्रॉमेटाइजिंग बचपन, तो वो ये सारा एक सारी चीज़ें मिली साइकिल हुई हैं। जो है वो निकल इस बात पे जाती है जहाँ पे वो खुद बेबस महसूस करता है। इंसान नॉर्मली गुस्सा वहीं पे करता है जहाँ जो जितना ज़्यादा गुस्सा करता है वो अंदर से उतना ही बेबस होता है। ऐसे लोग भी तो ड्रग्स में फंसते हैं Yes. क्योंकि जब उनको खुद समझ नहीं आ रहा ढूंढते होता हैं। क्योंकि वो खुद मुश्किल में है अभी। वो जो ये सारी एक्ट कर रहा है, वो खुद बहुत पेन में है। हम अगर उसको गालियां दें, हम उसको बुरा भला कहें, लेकिन वो खुद एक मरीज है। हाँ, वो नॉर्मल नहीं है। और वो खुद बहुत तकलीफ में है, वो अपने आप को बेचारा भी महसूस कर रहा है, वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रहा है। तो उसको इमोशनल सपोर्ट दें बजाय ये कि उसको ये कहें कि तुम ये तुम वो, वरना वो और इससे ज़्यादा वर्स्ट करेगा आपके साथ। पर उसने तो इतना डरा के रखा है सारे घर वालों को। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग कुछ बोल पाते होंगे बस और उसके आगे, और उसको वो पावरफुल फील करता होगा अपने आप को कि मुझसे सब डर गए, मैं आया तो चुप हो गए, मेरा खाना अच्छा नहीं बना तो मैंने टेबल उलट दी। वो उसको वो पावर वाली एक वो जो फीलिंग है जो उसको शायद दुनिया में कहीं से नहीं मिलती, वो उसको घर आके मिलती होगी, अपनी बहनों पर, अपनी अम्मी पर, अपने अब्बू को दबा कर। तो इसीलिए ज़रूरत है किसी ऐसे शख्स की जिसकी वो थोड़ी बहुत सुन लेता हो और उसमें उसका ही फ़ायदा उसे दिखाया जाए कि भाई देखो तुम कमज़ोर हो जाओगे, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम्हें कोई मसाइल शुरू हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ का इलाज करो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सही रख सको। ये ना बताएं उसको कि तुम जो है दूसरों पे जुल्म कर रहे हो, तुम जो है कितने मतलब बुरे बेटे हो, नाफरमान हो। कभी नहीं उसने जाना किसी डॉक्टर के पास। उसका फ़ायदा उसमें दिखाएं कि भाई तुम्हारे लिए बेहतरी है, तुम और बेहतर हो जाओगे। आई होप कि आप ये कोई शख्सियत ऐसी ढूंढ सके, और मुझे लगता है हो सकता है कोई लड़की ज़िंदगी में ऐसी हो जो शायद उसको इस तरफ रागिब कर सके, वरना ऐसे लोगों को लड़कियां भी किसी नहीं मिलती। लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है पहले उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, अगर वो ऐसा होगा तो उसको कोई लड़की मिलेगी ही नहीं ना। लड़कियां थोड़ी बर्दाश्त करती हैं आजकल की सब कुछ, वो नहीं करती। अच्छा, ऐसे लोगों को ना जैसे ना मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है मैनिपुलेट करना ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के लोगों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वो इनसे भी बड़े, आप समझें, ये वो शख्स है जो बहुत जज्बाती है, इसमें अक्ल इतनी नहीं है। कोई ऐसा शख्स होगा ना जिसमें अक्ल बहुत, हो सकता है कोई ऐसा हो बाहर जिसके इन्फ्लुएंस में ये है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट बहुत है, जो मतलब शातिर बहुत है, और वो इसको कंट्रोल कर रहा है। और मैं बताऊं आपको, माँ सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को पैदा कर दिया, खिला पिला दिया, नहला धुला दिया। माँ एक्चुअली ये है, वो इतनी समझदार होनी चाहिए कि अब वो अपने बच्चे की कैसे मदद करे। अच्छा, वो आप इसको दोनों रुख दे सकती हैं कि बच्चा जालिम है, बिगड़ा हुआ है, ये है वो है, लेकिन आपको बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। अभी ढूंढना पड़ेगा आपको जाके। और एक वो वर्ड्स की मैनिफेस्टेशन भी हम सुबह बात कर रहे, सुबह नहीं, शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि वर्ड्स भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर प्ले करते हैं। आप अपने बच्चे को अगेन नहीं कहें तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया, बस उसको कहें तुम कितने अच्छे हो, उसको उसका क्रेडिट दें कि तुम जितना भी कर रहे हो हमारे लिए ये भी इनफ है, एंड यू डूइंग अ लॉट, थैंक यू। और अगर उसको इफ यू आर इस तरह के वर्ड से उसको ग्रीट करेंगे तो उसको वो बाहर जाके गलत कंपनी में भी नहीं, गलत कंपनी में भी नहीं पड़ेगा। और जब उसको अच्छा 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 कहते रहेंगे तो एक दिन वो अच्छा करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लुबना है हमारे साथ। एक कहानी ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है, और कितनी सारी आपके इर्द गिर्द, आपके भी इर्द गिर्द होंगी, आपके भी इर्द गिर्द होंगी, जो हम सुनते आते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और यकीन नहीं आता कि माँओं के साथ कोई ऐसा कुछ कर सकता है। लुबना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम। जी लुबना, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि माँ का लफ्ज़ बहुत मीठा प्यारा लफ्ज़ है, ज़ाहिर है बहुत अच्छा लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ से तो कोई वो नहीं कर सकते। मगर हम क्या कर सकते हैं कि हम हर तरह से मेहनत करके, मशक्क़त करके अपनी औलाद को पाल लेते हैं, और उसके बाद
हम बिल्कुल रांदे दरगाह हो जाते हैं, दरबदर कर दिए जाते हैं। तो क्या हमारा मकाम यही है? तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मेरे पास माशाल्लाह 4 बेटे हैं, बहुएँ हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और मगर क्या है कि वो जब तक मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि मैं शुरू से ही जॉब करती हूँ, मैं ज़ाहिर बेवा हूँ, मैं शुरू से ही जॉब करती हूँ और अपने बच्चों को मैंने इसी जॉब में पाला है। जो भी काम मुझे कहीं से मिलता है, जैसा भी मेहनत का हो, जिस किस्म का भी काम हो, मैंने इनके लिए किया, इनको पढ़ाया लिखाया, इनकी शादी ब्याह की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनके लिए एक बोझ बन गई हूँ, क्योंकि अब मेरी जॉब नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं मरीज़ा हो चुकी हूँ, मैं इतना नहीं कर पाती। घर ही को देख लूँ बड़ी बात होती है, तो मैं नहीं कर पा रही। तो ज़ाहिर बात है अब मेरे बच्चे मुझे अब अपने लिए एक मजबूरी समझे हुए बैठे हैं। उस पे उन्होंने मुझे इस तरह कर दिया कि अब तक बहुएँ तकरार करती रहीं, मैं उनको नज़रअंदाज करती रही। कभी मैंने बच्चों से कोई शिकायत नहीं करी, कुछ नहीं, कि नहीं जुड़े रहें किसी तरह से, भाई हम साथ बैठे रहें। ज़ाहिर है कहाँ जाएगी माँ फिर? माँ का मकाम तो यही है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे। फिर सवाल ये उठता है कि माँ निकली क्यों, माँ को निकाला क्यों गया? तो सवाल ये है ना कि बच्चे जब बर्दाश्त ही नहीं कर रहे तो फिर किस तरह से हो। अब तक बहू की बातें थी तो चलो ठीक था, अब आखिर उसने बेटे से कहलवाया कि इनको ओल्ड होम में जमा कर दो ले जाके, बस अब हमारे बस से बाहर हो गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सवाल करो कि क्यों बस से बाहर हो गई हैं? क्या ये अब कमा नहीं रही तो हमारे बस से बाहर हो गई हैं? तो ये सवाल भी कोई नहीं करता। तो ऐसा क्या है माँ के साथ जुल्म है कि माँ कहाँ चली जाए? बहरहाल जब इतनी बात बेटे ने कही तो फिर तो दिल बर्दाश्त हो के मैंने यही फ़ैसला किया कि बस मुझे निकल जाना चाहिए खुद ही। मेरी इतनी यहाँ तक की इज़्ज़त थी और अब इस इज़्ज़त को और मैं पामाल होते नहीं देख सकती, क्योंकि आज तक मैं मेहनत मजदूरी करती रही, सब कुछ करती रही अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं कर लेती। आज उन्होंने मुझे रोडों पे भेज दिया, मैं निकल आई बाहर। आखिर में 2-3 दिन इन्हीं का इंतज़ार करती रही कि नहीं ये बच्चे हैं, ज़रूर ढूंढेंगे मुझसे कहेंगे आके कि नहीं अम्मी ऐसे गलती हो गई, ऐसी बात नहीं है, आप हमारी माँ हैं। मेरी आँखें थक गई इनको देखते देखते। तीसरे दिन मुझे किसी ने पहचान के अपने साथ रख लिया। वो भी मेरी कोई अजीज़ रिश्तेदार तो नहीं है, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने अपने साथ रख के मुझे यही कहा कि अब आप हमारे नवासा नवासी पोता पोती को संभालने के काबिल हो चुकी हैं, तो अब आप हमारे पास रह लें। पहले तो वो मुझे ले ही गई थी, खैर उसके बाद मैंने देखा कि काम काज भी कर सकती हैं, तो उन्होंने फिर मुझे अपने घर में जाए पनाह दे दी, अल्लाह का शुक्र है। मगर मेरा सवाल यही होता है कि क्या वहाँ की कोई इज़्ज़त नहीं है दुनिया में? मकाम नहीं है माँ का? क्या माँ के लिए कहा तो इतना कुछ जाता है, मगर माँ को बर्दाश्त तो नहीं करती औलाद। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो फिर दर दर की ठोकरें दे दो इसको। तो मैं उन्हीं की वजह से इस हाल को पहुंच गई कि आज दूसरों के घर में जाए पनाह तलाश करके बैठी हूँ, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तो सब कुछ है। मौत तो मांगने से भी नहीं मिलती, ज़ाहिर बात है। मौत इतनी आसान होती, वो 3 दिन का मेरा फिरना मुझे कहीं ना कहीं मौत के नज़दीक कर ही देता। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत तकलीफ़देह चीज़ है ये। और आप जिस तरह आप कह रही हैं, ऐसे बहुत सारी ख़वातीन इस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं बहुओं के आने के बाद उनकी वो वैल्यू, वो अहमियत, वो इज़्ज़त वो रहती ही नहीं उस घर में, और वो रिफ्ट शुरू हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह सकती हूँ, बाकी तो फिर आप सब कहिएगा, कि औरत को ना अपने बुढ़ापे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। किसी पे रिलाय ही नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं। मैं कहती हूँ उसको अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बीमारी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी जमा पूंजी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा बहुत गंदी चीज़ है। ये आपके खून के रिश्ते भी ख़त्म कर देता है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर बोझ हैं, इनके ऊपर ये हमारे साथ रहेंगी तो हम हॉस्पिटल के खर्चे हमें करने पड़ेंगे। ऐसी भी औलादें होती। हम अपने घर का ही नहीं पूरा कर पा रहे, हम अपने बच्चों का पूरा नहीं कर पा रहे, हम माँ को कहाँ से देंगे? सो आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की, और आप मेहनत मुशक्क़त में लगी रही होंगी कि 4 बच्चे हैं जी, मैं उनको पालूँ किस तरह और क्या करूँ। जिन बच्चों ने अपनी आंखों से अपनी माँ बाप को मेहनत करते देखा, ख़ास तौर पे माओ को, वो तो और ज़्यादा एहसास करते। बिल्कुल, पता नहीं कैसे सफ़ेद खून हो जाते हैं। कहने लगा तुम्हें खून सफ़ेद हो गए लोगों के। हाँ। अब वो रिश्ते वैसे नहीं रहे, मुझे लगता है। वो जो पुराने रिश्ते थे या जिस तरह की तरबियतें थी, मुझे लगता है तरबियत भी वैसी नहीं रही है। बच्चों को लगता है शायद कि ये हमारा हक था, आपने क्या किया है। लेकिन आप सारी ज़िंदगी
अपनी पूरा। माँ की पाँव धो धो के भी पिए तो आप उसे एक रात का बदला नहीं उतार फायजा सकते। ये माँ वो सवाल भी ही थी बदल ना कि फिडो थी, तो दूसरी बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी करना इसके बाएं हाथ का खेल होता है ना। Exactly. अपनी जिंदगी बना लेती, दूसरी शादी कर लेती, अपना नया घर बना लेती, पर ये वाली माएँ तो बच्चों को पालने के लिए बस अपनी जिंदगी को इग्नोर कर देती है ना। यस बच्चे नहीं सोचते। निदा, गलती पता है यही होती है। आप देखें, इंसान अब वो चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, आपको वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा आप अपने आप को ट्रीट करेंगे। आपने अगर बच्चों को बचपन से ये सिखाया है कि आपकी ख्वाहिश भी मेरी ज़रूरत से पहले है, आपने खुद ये बच्चे को सिखाया है कि मेरी आपकी ख्वाहिश भी मेरी ज़रूरत से पहले है, तो वो बच्चा तो ऐसे ही उसके साथ बड़ा हुआ है। जैसे अभी फायजा भी कह रही थी कि मेरा तो हक़ है, आपने मेरे लिए किया क्या है। तो आपने देखा होगा अपने आसपास भी वो माएँ, वो माँ बाप जो अपना भी ख्याल रखते हैं, जो अपने आप को भी एक बड़े उस फॉर्म में रखते हैं, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश रखते हैं, थोड़ा सा ना रोब में रहते हैं और एक्चुअली अपनी अपकीप भी रखते हैं, उनके बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही बिल्कुल हैं। सही है। This ये was new psychology and है। believable, like very convincing. अपना मकाम बनाना बनाना खुद पड़ता है, बताना पड़ता है, ऐसे ही है। जब ये कह रहे हैं कि भाई माँ का इतना मकाम है, बच्चे क्यों नहीं सोचते माँ का मकाम है, उन्हें ये बताएगा कौन के माँ का मकाम है, वो माँ को खुद बताना पड़ेगा कि मेरा मकाम है। ठीक है, आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि माँ हम अपने को भी इर्द और गिर्द माँ के साथ बाप को भी बताना होगा कि Yes, तुम्हारी बाप को माँ का भी। ये मकाम बिल्कुल, है। फायजा, बिल्कुल। हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते वो खवातीन जो सारी जिंदगी टिप टॉप रही, कमाती नहीं थी, मियाँ ने भी उनको टिप टॉप रखा और इन दी एंड आखिर तक बच्चे सारी उनकी हूं पे। हाँ, Yes, हमने वो exactly. खवातीन उन्होंने देखी देखा ही है। वैसा है ना, उनको उन्होंने बताया ही उन्होंने वैसा माँ को है। देखा ही ऐसा है, हाँ, तो हाँ। वो ये उनको उससे बताया जरा- ही है कि ऐसे ही रखा जाता है। और वो और खवातीन जो माएँ बेचारियाँ अपने वो पसीनों में भरी हुई हैं और अपना वो क्या कहते हैं घर में मेड बनी लगी हुई है, हाँ, बस और इसका कर लो, उसका हर वक्त तो डोर मैट बनी रही, तो फिर वो बेचारी बच्चों को वही देखने की आदत है और बच्चों ने भी वही रखा। उनको आदत ही उसको डोर मैट देखने की है, मासी देखने की है, तो बच्चे वही रखेंगे। हमारा दिमाग तो कभी इस चीज पर गया ही नहीं। तो ये चीज़ होती है कि जो आप बच्चों को दिखाएंगे, आप अपना इमेज बना रहे हैं बचपन से उनके जहन में, वो उसी इमेज को लेके, कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब ज़ाहिर है इसमें ये वो रूल ऑफ थंब नहीं है कि ऐसा ही होगा, मगर माँ बाप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई आप अपना भी वो रखें। आप जो इमेज बच्चे के जहन में अपना बनाएंगे, बच्चे ने आगे उसी इमेज को रिस्पॉन्ड करना है। वो औरतें जो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर देती हैं बच्चों के लिए, अब उनके बच्चे भी उन्हें नहीं पूछते क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनका वजूद है ही नहीं कोई। बच्चों ने उन्हें ऐसे ही देखा है जैसे वही आप समझें एक अपनी आया के तौर पे, एक मासी के तौर पे, तो मासी को तो नहीं कोई उठा के अपने सर पे बिठाएगा। सर पे तो इंसान उसको बिठाएगा ना जो ऑलरेडी अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि मुझे सर पे बिठाया जाए। तो ये थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को वो रखना, अपनी इमेज को डेवलप करना, ये माँ बाप की बहरहाल ज़िम्मेदारी है कि इतना बच्चों के आगे डोरमेट ना बने। और ये सेंस नहीं देना चाहिए किसी को भी, अपने औलाद को भी नहीं, कि आपकी ख्वाहिश भी मेरी ज़रूरत से पहले है। मैं कहती हूँ एक फार्मूला याद रखें कि भाई ज़रूरत वर्सेस ख्वाहिश जहाँ भी होगी वहाँ ज़रूरत पहले पूरी होनी चाहिए, चाहे वो ज़रूरत किसी की भी हो। दो ज़रूरतों में, दो लोगों की ज़रूरतों में आ जाए। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई बीमार है, ठीक है, अक्सर माँ ऐसे करती होंगी, यकीनन उन्होंने भी किया होगा कि ये बीमार हैं, इन्हें जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है, और इनके बच्चे को चाहिए कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब सिर्फ प्लेजर है। इन्होंने ये डॉक्टर के पास नहीं गई होंगी, इन्होंने बच्चे की ख्वाहिश पूरी की होगी। ये कहा होगा कि यार छोड़ो, मेरी तो खैर है, नया जोड़ा ले दो, मैंने बाद में चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। नहीं, आपने ये हाथ से खुद अपनी बर्बादी प्लांट की है। बच्चे को ये सिखाया है कि नहीं भाई तुम्हारा तो हक है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं तो हूँ इसलिए कि मैं तुम्हें सर्व करूँ। अक्सर बच्चे नहीं आपके सामने खड़े होके कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, ये तो आपका फर्ज था। अक्सर बच्चे खड़े होके कहते हैं। इस सवाल का तो जवाब ऐसा कारमा आपके आगे लेके आता है क्योंकि आपके बच्चे होते हैं ना, फिर आपको पता चलता है हाँ, कि गोदी से लेके टॉडलर की एज और ये वो के माँ बाप क्या तभी तो कदर ज्यादा आती है जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, तब अपनी माओ की कदर ज्यादा आती कि अल्लाह हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये रातें जाग जाग के बीमार हुए हैं, तो हम जो हमारा हाल हो रहा है ये हमारी अम्मा का भी हाल हुआ होगा। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मदर्स डे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मदर्स डे तो वैसे संडे को है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है, बहुत सीखने को मिल रहा है हमें। गुड मॉर्निंग। चलें अब आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। सब दुखी दुखी बातें हो रही हैं तो एक खुशी की खबर भी सुना देते हैं।
एक ऐसा स्टोर जहाँ शॉपिंग करते वक्त आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स और क्वालिटी की ना कोई फ़िक्र नहीं होगी और वैरायटी भी मिलेगी जो किसी और जगह आसानी से नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हों, naheed.pk से आप अपनी मनपसंद चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी, हेल्थ आइटम्स, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, लाइफस्टाइल, फैशन, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाहीद सेलिब्रेट कर रहा है मदर्स डे, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर। ये सिर्फ संडे तक के लिए नहीं बल्कि संडे को है। और अपनी मदर को और ख़ुद जाएं, वहाँ जाके चूज़ करें अपने लिए और उनके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट। और आप अगर करीब नहीं हैं तो जाने के बजाय, यानी आप कराची में नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो स्टोर पे विज़िट करें, जो कि बहादुराबाद और मलीर कैंट में मौजूद है। वहाँ पे आपको गिफ्ट जीतने के चांसेस भी मिलेंगे। सोचना नहीं है, बल्कि इस वीकेंड विज़िट करें नाहीद या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें। जी, तो इस वक्त हम माँओं के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमारे पास जो अगली मदर, आइए देखते हैं कि ये कैसी लाइफ गुजार रही है। और मेरी बहुत अच्छी फैमिली थी। मेरे हस्बैंड की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी जी। और मेरे 3 बेटे और 1 बेटी थी। वो मेरे शौहर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इत्तेफाक से उनकी जॉब ख़त्म हो गई। मैंने उनसे बोला मैं आपकी हेल्प करती हूँ, हमारे बच्चे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों मिलके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हम दोनों ने मिलके इतनी अच्छी परवरिश की, उनकी इतनी अच्छी तालीम दिलाई उन्हें, उनके हर ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। हम खुद अच्छा नहीं पहनते थे, उनको अच्छा पहनाते थे, उन्हें घुमाने के लिए लेके जाते थे ताकि इन्हें एहसास ना हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, हमारी एक उम्मीद थी जब ये जवान होंगे तो ये हमारा बहुत ख्याल रखेंगे जिस तरह से हम इनका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब वो बड़े हुए और जब हमने उनकी शादियाँ की तो आप यकीन करें, जब मेरी एक बहू आई तो उस माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी, ज़ाहिरी बात है हम समझते हैं कि वो भी हमारी बेटी है, क्योंकि हमने भी अपनी बेटी भी आई थी, हमने उसको बेटियों जैसा प्यार दिया। लेकिन इत्तेफाक से आप देखें, भाइयों को भाइयों के सामने खड़ा कर दिया। पता नहीं किस तरह से क्या बात कहती थी, और मेरे बारे में भी ये कहती थी अम्मी हमसे सारा दिन काम लेती हैं और ख़ुद आराम करती रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप यकीन करें, दूसरे की हुई उसने उनको भी यही इस तरह करा। इस तरह मेरे घर का माहौल आस्ता आस्ता ख़राब होता चला गया और मैं सबको लेके चलती रही कि फिर भी ये एक साथ जुड़े रहे। एक वक्त ऐसा आया कि जो मेरा बेटा मदर डे पे मेरे लिए खुशी खुशी गिफ्ट लाता था कि ये मेरी माँ के लिए, आज वो अपनी बीवी के लिए 10,000 की साड़ी लाता है, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं लाता। उसको याद ही नहीं है कि उसके घर में उसकी माँ भी मौजूद है। आज माशाल्लाह कोई भी वो प्रोग्राम हो, ईद हो, त्यौहार हो, अपनी बीवियाँ याद रहती है, माँ या कहीं भी याद नहीं रहती उन्हें कि हमारी माँ के लिए भी हमें जोड़ा लेना है। मतलब हम एक मासियों जैसी हमारी औकात हो गई है घर में। हम उनके बच्चों को इतने प्यार से रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमारी मासियों जैसी औकात कर दी इन्होंने। मतलब हम क्या हैं, हम बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं, मेहनत इतनी करते हैं। आज हमारा बुढ़ापा है, हम तकलीफ़ में हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हम 30,000 हमारी हैं, हम आपकी दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बड़े वाले को बोलें। बड़े वाला बोलता है मैं क्यों करूं, छोटे वाले को बोले ना, वो भी तो कमाता है, वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। अब तीसरे को बोलती हूँ तो कहता है मैं तो सबसे छोटा हूँ अम्मी, आप दोनों बड़े भाइयों से बोलें। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। वक्त की होती है कि उनको उनसे बैठ वक्त के चाहिए। बात करें, हाँ, आप उनसे पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी अम्मा तो अभी तक वर्किंग है माशाल्लाह, हाँ, तो हम काम के हवाले से इतनी सारी बातें करते हैं हाँ, और उनको मतलब वो बताती रहती है कि हमारे सेट पे ये हो रहा है, तुम्हारे सेट पे क्या हो रहा है। इस तरह की चीज़। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही अपने वालिदैन को वो खुश कर सकते हैं, वक्त देना सीखें। थोड़ा सा वक्त देंगे ना तो आप उनकी सेहत में फ़र्क देखेंगे बिल्कुल। कि वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर कोई टेंशन है वो आपसे शेयर कर लेते हैं, आप अपनी टेंशन उनसे शेयर कर लेते हो तो आप भी हल्का फील करते हो।
तो ये बैलेंस, ये लड़कों की गलतियां होती हैं, ये बिला वजह बहुएं हमारे यहाँ बदनाम होती हैं। हाँ। ये लड़कों की कोताही है कि उनको बैलेंस बनाना, वो ब्रिज बनाना आता ही नहीं है। लड़के अपने दोस्तों के साथ भी तो बैठते ही ना, टाइम स्पेंड करते हैं ना जब उनका दिल और मैं चाहता आपको मजे की बात बताऊं, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ओन मदर, मेरी अपनी सास से भी वैसी दोस्ती है। हाँ। माशाल्लाह। सो आई मेक श्योर कि मैं उनको कॉल करूं, उनसे बात करूं, वो मुझसे बात करती है, वो मुझसे वैसा फील करती है कि मैं उनके बेटे की तरह हूँ। हाँ। तो मैं उनको भी वैसे ही टाइम देता हूँ। तो ये बहुओं का नहीं होता कुछ। अब मैं तो उनके दामाद हूँ ना, तो मुझ पे कोई ये फर्ज लाजिम है कि मैं उनसे भी वैसे ही ट्रीट करूँ जैसे मेरी माँ है। तो ये बहुएं बिला वजह बदनाम होती है। हाँ। ये लड़कों की कोताही है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि औलाद को अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई कंप्लेन होती है, ठीक है। अब पेरेंट्स को अपनी औलाद से होगी तो पेरेंट अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन औलाद को भी ये समझना चाहिए कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस तरह हमारे पेरेंट्स भी अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके लिए भी ये ज़िंदगी की ये उम्र नहीं है, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। तो हम जो हमारा माँ बेटे का या माँ बेटी का जो रिश्ता है वो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो अपनी फैमिली को साथ लेके चलें, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, वो हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माँ दूसरी नहीं मिलेगी, औलाद दूसरी नहीं मिलेगी। बेशक, बिल्कुल। थोड़ा सा ना मैं फ़ायज़ा की बात को अगर आगे बढ़ाऊँ, लेकिन निदा हमारे ना कल्चरल भी एक वो है कि बगैर फाउंडेशन बनाए एक मैसेज दिया जाता है कि जी माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है, एक उठा के पेडेस्टल पे रखा जाता है। हम ये लूज़ कर जाते हैं साइड कि भाई इस दुनिया में सब इंसान हैं, इंसानों के हैं आपस में रिश्ते, माँ बाप भी बाद में हैं, बच्चा भी बाद में है, पहले वो इंसान है। और इंसान बाय डिफ़ॉल्ट इम्परफेक्ट है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप बग़ैर एक फ़ाउंडेशन बनाए मैसेज सिर्फ ये दे रहे हैं कि जी माँ का बहुत मकाम है, बाप का बहुत मकाम है, तो वो एक वो हो जाता है कि जैसे एज़ इफ़ आप उनको कहीं ना कहीं जहन में होता है कि जी जैसे ये तो खुदा की जगह है। अब खुदा तो गलती नहीं कर सकता, बेशक आपने गलती कैसे की, ठीक है। तो आप वो सेंस लूज़ कर जाते हैं उसका कि जी इंसान है, इंसान गलतियां कर सकते हैं। आप में ये होगा ऑलरेडी, आप उसको लेट गो करना सीखेंगे। आप अगर ये समझते हैं कि जी माँ बाप गलती नहीं कर सकते, हाउ डेयर दे उन्होंने गलती की, आप उस चीज़ को कभी लेट गो नहीं करेंगे। तो वो अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो शायद माँ बाप को याद भी नहीं होंगी कि ऐसा कुछ हुआ था, औलाद के लिए वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ना बैलेंस रखना चाहिए कि जी माँ बाप का मकाम है, बिल्कुल है, तो वो किस वजह से है, ठीक है, और औलाद को उनको किस तरह से देखना है। इसमें बड़ी बात आती है आपके, मैं समझती हूँ कम्युनिटी लीडर्स की भी, आपके टीचर्स की भी, स्कूल में भी ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स की भी, कि भाई सिर्फ एक मैसेज ना दें कि जी माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है, उसको एक्सरसाइज कैसे करना है, उसको देखना किस तरह है, ये भी सिखाएं। ये बिहेवियर्स हैं, जिस बिहेवियर्स पे नहीं हम बात करते, हम सिर्फ मैसेज दे देते हैं ये है, और फिर इंसान को कंफ्यूज छोड़ देते हैं। तो वो आप इस सेंस लूज कर देते हैं कि भाई वो भी इंसान है, पहले वो इंसान है, वो गलतियां करेंगे। जैसे आजकल आहिस्ता आहिस्ता ये वाली बातें डिस्कस होने लगी हैं जो आप कह रही हैं कि पेरेंट हैं वो इंसान है, अगर वो पहली दफ़ा माँ बनी है तो वो पहले बच्चे की परवरिश में गलतियां करेगी, उससे बच्चा गलती से गिर भी जाएगा या वो गलत फीड करा देगी या कुछ ऐसा वो करेगी। वो माँ तो है लेकिन वो कोई फरिश्ता नहीं है, तो वो इंसान ही। उसी तरह जब एक माँ पहली दफ़ा सास बनती है सो उसको नहीं आता ये रिश्ता निभाना, पहली दफ़ा उसकी ज़िंदगी में आया होता है। कितने सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो आके इंटरव्यू देते हैं, मुझे सेलिब्रिटीज़ भी, वो कहती हैं पहली दफ़ा मैं सास बनी तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं कैसे हैंडल करूँ, तो रिफ्ट्स हुई मेरी बहू से, लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा सास बनी तो मुझे पता था कि मुझे कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, तो ज़िंदगी बेहतर हुई। तो इसीलिए आजकल ये थोड़ी सी मैंने अपने माशरे में चेंजेस देखी हैं कि थोड़ा इस बारे में लोग बात करना शुरू है कि हम इंसान हैं यार, हम माँ बाप हैं, तो कोई हम खुदा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी। और अगर हम जब हम बड़े हो जाते हैं हम कभी कभार, जैसे मैंने अक्सर बच्चों को देखा है वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही होती और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं लड़के, तो वो आके अपने बाप को कहते हैं आपने अगर किया होता ना, अगर हमारे पास पैसा होता, हमारे पास जायदाद होती तो मैं आज दर दर की नौकरियां नहीं ढूंढ रहा था, बिजनेस कर लेता। मैंने बेटे तुम अब कर लो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी एज में नहीं किया। कहते सुना है आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्या बनाया आपने, सारी उम्र आप एक शराफत की जिंदगी गुजारते रहे, यहाँ से वहाँ 9 to 5 नौकरी करते रहे, आपने हमें कुछ बना के नहीं दिया। बच्चे बेटे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ नहीं बना के दिया, है ना, गोरा तो नहीं बना के देता,
बाहर की दुनिया में 14 कोई भी नहीं साल बना के देता। 18 साल जाओ खुद किराया दो भाई। आपने एहसान किया हम पे कि आपने कुछ बना के नहीं दिया, वरना हमें मेहनत का वो पता ही नहीं होता कि मेहनत कैसे करनी है, कैसे कमाना है। अब मेहनत करके कमा के खाते हैं तो समझ में आता है, हाँ यार करना पड़ता है भाई, समझ में आती है। बिल्कुल बनाना तो समझ में नहीं आता बिल्कुल। हाँ, बच्चे को एजुकेशन दे दो अगर आपने कुछ करना ही है। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है आपका अपने वालिदैन से ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि आप उनको उनकी गलती के बारे में भी बता सकें। एग्जैक्टली इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। अगर वही जैसे इन्होंने कहा कि गलती किसी से भी सरजद हो सकती है, तो आप बैठ के आराम से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीज हो जाएं, तरीका होता है बात करें, समझाएं कि ये देखिए आपसे यहाँ पे गलती हो गई और मैंने ये एक्सरसाइज की है चीज़ एंड इट वर्क्स। वो भी रियलाइज करते हैं कि हाँ यार, और वो ये भी रियलाइज करते हैं कि बच्चे भी अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए कि वो देख सकते हैं कि हाँ यार ये हमसे गलती हो रही है, तो हमें बता सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ वालिदैन ही आपको गलती से रोकेंगे, नहीं, बच्चे भी बड़े होकर वालिदैन को गलतियों से रोक सकते हैं। अगर उसमें कहीं किसी से भी गलती हो सकती है, सो व्हाई नॉट। को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अक्सर माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं तुम हमें सिखाओगे, या फिर वो एक इमोशनल वो शुरू हो जाते हैं कि हमने इतना किया और यूँ, तो फिर इससे आपका बच्चा और आपसे दूर हो जाएगा। फिर गलतियाँ हम खुद को भी समझें, हम भी इंसान हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी माँ भी इंसान है, वो भी परफेक्ट नहीं है, उन्होंने भी गलतियाँ करनी है, मैंने भी करनी है। हमें ये रूम होना चाहिए कि कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को बता सकें और एक्सेप्ट कर सकें। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस प्रोग्राम को पूरा कंडक्ट करने के बाद अंदाज़ा हुआ है, मैं ये कहने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूँगी, मैं माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि उनको अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में सारी बस बच्चों के नाम कर देते हैं, नहीं, आपको अपने बुढ़ापे के लिए, आपके मेडिकल के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। सारे बच्चों के पीछे मत उनको दें। बिल्कुल, अगर आप कर सकते हैं तो जज्बाती होके, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जज्बाती होके ये कर देते हैं। अपनी हयाती में सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया और उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, कोई ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि आपको, मतलब कोई खुदा वो वक्त ही ना लाए कि आपको अपनी औलाद के आगे भी हाथ फैलाना पड़े। आप इस तरह खुद मुख्तार रहें हमेशा। बिल्कुल। और अगर हाउस होल्ड वुमेन है, तो मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों को, अपने आप को पहले सिक्योर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि मैंने तो आजकल ये भी देखा है कि अगर माँ बाप बच्चे से पैसे नहीं ले रहे और वो अपने पैरों पे हैं खुद इन दी एंड तक, सो उनकी रिस्पेक्ट ही अलग होती है। मैंने देखा है एंड इट्स प्रैक्टिकल। हम जज्बाती होकर कहते हैं नहीं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन अगर माँ बाप इस वक्त भी गिविंग है कि वो दे ही रहे हैं बच्चों को, और वो सो उनकी रिस्पेक्ट ही अलग होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी अच्छी प्यारी बातें करने का और हमें सीखने का मौका मिला। बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखने का मौका आज भी मिला। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मजबूत माँ और मजबूत बेटी, लाइफ बॉय शैम्पू celebrates the strength of mothers who nurture and empower their daughters. Features 5 times more mazbooti, powered by natural ingredients like onion and aloe vera. Onion ki taakat without the smell, a common concern addressed up front. Lifebuoy shampoo is more than cleansing. It's about building strength from root to tip. Ideal for women who want a visibly healthier, stronger hair, especially mothers who want the best for themselves and their daughters. मेरे साथ इस वक्त यहाँ दो घर के बहुत प्यारे हिस्से, बहुत प्यारे अफराद मौजूद हैं, माँ और बेटी, फौजिया एंड माहीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए माँ की मजबूती का क्या मकसद है, क्या मतलब है? माँ की मजबूती इस तरह से है कि मेरी माँ ने जो मुझे मजबूती दी, मैं उनसे इंस्पायर होकर अपने बच्ची को भी उसी तरह की मजबूती देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। मेरी माँ भी सारी लाइफ उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रहकर गुजारी, और मैं उनको देखती थी, उनसे इंस्पिरेशन हासिल की मैंने कि वो किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से हमें लेकर चल रही हैं। माशाल्लाह इतने सारे बच्चों को पालना और घर को भी देखना, और फादर के साथ साथ भी शाना बशाना रहीं। तो
मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं अपनी मदर को हमेशा से देखती थी और स्ट्रॉन्ग देखती थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे अंदर भी वही सारी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनती चली गई और आज मैं अपनी बेटी को भी स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। आज मतलब आप अपनी बेटी को मजबूत बना तो रही हैं, लेकिन किस तरह बना रही हैं? मैं उसे कॉन्फिडेंस देकर बना रही हूँ, वो बहुत माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। तालीम दे रही हूँ उसे, जो आज बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। एक तालीम, बच्चे को तालीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन मैं इस तरह देना चाहती हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा तालीम से के साथ शऊर और तमाम चीज़ों से माशरे में रहते हुए आना चाहिए, कि ताकि वो हर मामलात को फेस कर सके। अगर अल्लाह ना करे कोई आगे कोई मामलात आते हैं तो वो अपनी तालीम के सहारे सब कुछ कर सके, जॉब कर सके, अपना बिजनेस कर सके और अपनी फैमिली को आगे चला सके। ऐसा ना हो कि वो बैठ जाए, तो वो मुझे देखेगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो वो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी माँ से सीखा सब कुछ और अब अपनी बेटी के। आप दोनों का कैसा रिलेशन है अपने घर में? लाइक माँ और बेटी का जो रिलेशन है हर घर में अलग अलग होता है, आपके जो रिलेशन है माँ बेटी का, उसको स्ट्रॉन्ग किस चीज़ ने बनाया? हम दोनों के रिलेशन को जो स्ट्रॉन्ग बनाया है वो है ट्रस्ट। मैं अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा एतमाद, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा हौसला दिया हुआ है और उसको भी पता है कि लाजमन माँ ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर बाहर भेजा है और मुझे सब पता है कि ये पढ़ने जा रही है तो माशाल्लाह पढ़ के ही आएगी, और जिस भी काम के लिए मैं इसे बाहर भेज रही हूँ तो इसे मैंने पहले ही इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है, इतना हौसला दे दिया है, और फिर मैंने इसको बताया भी एतमाद है मुझे, तुम पर एतबार है। तो हमारा बड़ा फ्रेंडली सा रिश्ता है घर में माशाल्लाह। तो हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी हैं और हर बात शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि बच्चों को हर बात ज़रूर शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अगर खुदा न खास्ता कोई गलती भी हो गई है ना, तो अपने पेरेंट्स के साथ हमें भी अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहिए कि वो इजीली हमें हर बात बता सके। ऐसा ना हो कि वो डरते रह जाएं और एक गलती के बाद वो बार बार गलतियाँ करते चले जाएं। तो मैंने अपनी बच्ची को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो हर बात मुझे आके शेयर करती है मुझसे, और फिर मैं उसका सलूशन, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है या कुछ भी होता है तो छोटी छोटी बातें भी हम आपस में बहुत शेयर करते हैं। तो अच्छा, माँ बेटी का एक बहुत अच्छा कनेक्शन ये भी होता है कि माँ जो है बच्ची की ब्यूटी का बहुत ख्याल रखती है, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ ब्यूटी का भी रखती है। तो क्या आपने अपने बच्ची के लिए स्पेशली उसके बालों के लिए कोई टोटका, कोई नुस्खा, कोई ऐसी चीज़ की कभी? सबसे पहले तो जब आपकी शख्सियत होती है उस पर सबसे ज़्यादा जो असर करती है बाल होते हैं। सबसे अच्छे ऐसा होता है कि अगर मैं बाल ऐसे ही करके चली जाऊँ, मेकअप भी कर लिया, ड्रेसिंग भी कर ली, मेरे बाल अच्छे नहीं है तो फिर कुछ भी लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं भी अपनी बच्ची की तरफ से इसी तरह सोचती हूँ, और मैंने बड़े टोटके आजमाए हैं, अपने लिए भी आजमाती थी और मम्मा को भी देखा अपनी आजमाते हुए, और फिर अब अपनी बच्ची के लिए भी मैं बहुत सारे टोटके आजमाती रहती हूँ कि उसके बाल हेल्दी हो जाएं, अच्छे हो जाएं, क्योंकि वो पूरी अपीयरेंस पे ज़रा फ़र्क पड़ता है बालों से। तो क्या टोटका किया? मैं टोटके जब पहले किया करती थी मुस्तकिल ये कि अनियन है उसको मैं ऑयल में जला कर रख के वो बना लिया करती थी, एक ऑयल, और फिर उसको छान के और फिर लगा रहे हैं बालों में। उसके बाद अनियन का रस निचोड़ कर और उसको क्रश करके निचोड़ कर फिर उसको बालों में लगा, लेकिन उससे मुझे एक बड़ा गलत सा इम्पैक्ट पड़ता था। किसी के साथ बैठ रहे हैं तो स्मेल आ रही है, फिर इचिंग हो रही है, आँखों से आंसू आ रहे हैं, सब कुछ, बहुत जलन होती थी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती थी। लेकिन मैंने उसका एक हल ढूंढा है अब। अच्छा, हाँ, उसका एक हल आ गया है मेरे पास। आप कई लाइफ बॉय की बात तो नहीं कर रही जी, जो कि लाइफ बॉय शैम्पू नया अनियन वेरिएंट बिना स्मेल के, इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, बिल्कुल सुना है, और मैंने वही अपना एक हल ढूंढा है ताकि बिना स्मेल, प्याज की स्मेल के बगैर जो शैम्पू मैं यूज़ करूँ उसमें मुझे खुशबू भी आए, उसमें मेरे बाल हेल्दी भी लगते हैं। मेरी बेटी के बाल बहुत हेल्दी, ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चियाँ होती हैं तो उसमें स्मेल अच्छा नहीं होता, लेकिन इस शैम्पू ने सब कुछ ख़त्म कर दी मेरी टेंशन, और कि प्याज पीसने का झंझट, ऑयल में डाल के फ्राई कर रहे हैं और छान रहे हैं, ये कुछ नहीं, बस अब शैम्पू लगाओ। ये आप किस शैम्पू की बात करिए ज़रा, वो तो बताएं। लाइफ बॉय वेरिएंट जो उसका आया, अनियन वेरिएंट जो आया है लाइफ बॉय शैम्पू का। अच्छा, मैंने कहा कि इस हाँ, हम लोग आदत होती है ना इसे सॉरी, लोगों को पता, वो लोग कहेंगे ये क्या बात कर रही है। लाइफ बॉय का जो न्यू वेरिएंट आया है अनियन वेरिएंट, उसकी बात कर रही हूँ। ये लाइफ बॉय शैम्पू की वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। हाँ, और आपकी भी और बहुत सारी माओं की भी। हाँ, क्योंकि उनकी बेटियों को खुद ही उलझन हो रही होती थी, क्या अम्मी प्याज लगा रही है, बदबू आ रही है, दोस्तें भाग जाएंगी मुझसे दूर।
सो ये एक बहुत ही आसानी हो गई है। जी हाँ। और एक कनेक्शन माँ और बेटी का ये भी होता है ना, मजबूत बाल और मजबूत सोच, जी दोनों का ताल्लुक क्या है ये बताइए मुझे। भाई हमारे जब बाल मजबूत होंगे तो मैं खूबसूरत नज़र आऊँगी, मेरी बच्ची खूबसूरत नज़र आएगी। जब हम खूबसूरत नज़र आएंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा, फिर हमें अच्छी अच्छी सोचें आएंगी, पॉजिटिव सोचें आएंगी। हाँ। और हम अच्छा सोच के अच्छे काम करेंगे। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बेस्ट मजे का कनेक्शन आपने बनाया है दोनों का कनेक्शन। हाँ, बेस्ट सोल्यूशन है। हाँ। ये लाइव बॉय शैम्पू जो है, न्यू वेरिएंट जो आया है अनियन का, जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। थैंक यू लाइव बॉय, थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ, और आप लोगों का भी कि आपने हमारा प्रोग्राम आज देखा, पूरा अपना टाइम हमें दिया। लेकिन इस प्रोग्राम से देखने के अलावा, एंटरटेन होने के अलावा, अगर आपने कुछ सीखा है तो इसमें आपका खुद का फ़ायदा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड अल्लाह हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ